हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिशियल्स पर। कंजक्शन के टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें से कल लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में और कुछ स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कैसे आप एक वर्ड जो है वो मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच का के फंक्शन कर सकता है। वो चीज़ें देखी थी, रीजन बताने वाले कुछ कंजक्शंस देखे थे। उसके अलावा अगर आपको याद रहा हो तो एंड और बट में डिफरेंसेस देखे थे, दो ऑल दो बट में डिफरेंसेस देखे थे। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन पर डिस्कस की थी। तो आज उसी में देखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसको लेकर के हम डिस्कस कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, जो सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने फॉर है, एंड है, नॉर है, जैसे इसको फैन बॉयस से हम लोगों ने डिनोट किया था, FANBOYS। एस का मीनिंग सो है, वाई का मीनिंग एट है, ओ का मीनिंग और है, बी का मीनिंग बट है, एन का मीनिंग नॉर है। ये तो हम लोगों ने फॉर के बारे में डिस्कशन कर लिया, एंड के बारे में डिस्कशन कर लिया, बट के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो और नॉर के बारे में। ठीक है, यहाँ से डिस्कशन को अपने प्रोसीड करते हैं आगे। तो देखिएगा, पहले और के बारे में और नॉर के बारे में यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और के बारे में पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बताइएगा। होपफुली 30 क्वेश्चन हो गए थे पिछली क्लास में, 31। मैंने कहा रोहन आर रितिका इज आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। देखिए, और जब आप यूज करते हैं, ओ आर एक कंजक्शन है जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, ऑप्शनल बताता है, ऑप्शन बताता है, चॉइसेस बताता है ना। अगर आप लिख रहे हैं रमन आर रोहन, है ना, तो रमन या फिर रोहन, ये बात आप कहेंगे। तो ये जैसे स्टेटमेंट लिख रहे हैं रोहन आर रितिका, तो ये ऑप्शनल बता रहा है ना, या तो रोहन या तो रितिका। तो यहाँ पर एक की बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कल जैसे आपने ये बात पढ़ी थी कि एंड से दो प्रॉपर नाउन कनेक्ट कर रहे हो तो वर्ब कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। लेकिन और से दो प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हो तो वर्ब कैसी आ रही, सिंगुलर आ रही है ना। तो देखिए, एक बात समझिएगा, यहाँ पर अगर आपने यहाँ एक प्रॉपर नाउन लिखा है, फिर और लिखा है, फिर प्रॉपर नाउन लिखा है, तो वर्ब कैसी आने वाली है, वर्ब आपकी सिंगुलर आने वाली है। ठीक है, इज इट क्लियर। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, वो प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 32 में लिख रहा हूँ मैं। जैसे मान लिए एक स्टेटमेंट हमने ये लिखा, यहाँ पर मैंने कहा रमन आर रितिका इज ऑब्लिक आर टीचिंग हिज ऑब्लिक हर सन। ठीक है, ये कंजक्शन नहीं है, ये कंजक्शन के साथ साथ जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपके वर्ब के टॉपिक को भी सुलझा रहा है साथ ही साथ। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो वर्ब भी, आप जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है वो भी दुरुस्त हो रहा है। कंजक्शन तो आप पढ़ ही रहे हो, कंजक्शन के साथ साथ रिलेट कर पा रहे हो सेंटेंस को। तो ये बात समझिएगा। यहाँ पर देखो कि मैंने कहा अगर यहाँ पर एंड लगा देते तो फिर यहाँ पर सही आंसर आर आ जाता। यहाँ पर देखोगे रमन आर रितिका, फिर से अगर आंसर की बात करें तो आंसर आप क्लियर कर दोगे कि सर इज आएगा। लेकिन यहाँ जा कर के फिर फंस जाओगे कि ये तो आपने इज कर दिया, आप कह रहे हैं किसी के अनुसार रख लीजिए, रितिका के अनुसार या रमन के अनुसार। ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। मैंने भी कहा भाई दोनों करेक्ट हो जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी स्टेटमेंट में आगे हिज या हर आपको डिफाइन ही करना पड़ेगा। अगर ये बात सीख ली तो आगे वाली बात आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, हर होगा। और हर क्यों होगा वो बात समझिएगा। देखो कि जब इस सेंटेंस का आप आंसर निकालोगे, मीनिंग निकालोगे, सॉरी, रमन या रितिका इज ऑब्लिक आर टीचिंग हिज हर सन।
रमन या रितिका अपने पुत्र को पढ़ा रही है। साउंड जो आएगा वो बाद वाले का आएगा। तो याद करना बेहद आसान है कि इस केस में साउंड हमेशा बाद वाले का बनता है। बाद वाले का बनता है तो यहाँ पर ये जो आपने इज लगा रखा है ये किसके अनुसार लगा रखा है, रितिका के अनुसार लगा रखा है। और रितिका के अनुसार ही आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर होगा रमन और रितिका इज टीचिंग हिज हर सन। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए हमने ये बात डिस्कस कर ली कि अगर आप एंड से दो प्रॉपर नाउन कनेक्ट करते हैं, दो प्रॉपर नाउन कनेक्ट करते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल, है ना। और अगर आपने और से दो प्रॉपर नाउन कनेक्ट कर रखे हैं, और से दो प्रॉपर नाउन कनेक्ट कर रखे तो जो वर्ब आएगी, वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट मीनिंग जो वर्ब के पास में होगा, ऐसा सब्जेक्ट जो वर्ब के पास में होगा। तो यहाँ पर फिलहाल वर्ब के पास में ये दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात एक और समझिएगा, देखो कि आपने एक टर्म ये पढ़ रखा है कि सर आइदर के साथ क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। आपने कहा सर नाइदर के साथ क्या लगाते हैं, नॉर लगाते हैं, नाइदर के साथ नॉर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनती हैं, कई एक्सपोजर बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के कई एक्सपोजर यहाँ पर बन जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना। पहली बात ये कि यहाँ पर क्या ये पूरा कंजक्शन होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इसमें ज़रा कंजक्शन बताइए, आइदर आर नाइदर नार क्या है। तो क्या सर पूरा कंजक्शन है। देखो पूरा कंजक्शन नहीं होता बच्चा, इसमें जो कंजक्शन होता है वो कंजक्शन केवल और या नार होता है। जो आइदर नाइदर होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर के तरीके यूज करते हो आप इनको। ठीक है, तो पहले इस बात के लिए मेक श्योर हो जाना कि और या नॉर केवल कंजक्शन है, आइदर या नाइदर जो यूज कर रहे हो वो कैसे यूज कर रहे हो, एज अ डिटर्मिनर, है ना। दूसरी बात एक और समझना है यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हो गया। क्या एक आइदर से, क्या एक आइदर से एक से अधिक और या नॉर कनेक्ट किए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन ये बना। या फिर एक नाइदर से एक से अधिक और या नॉर, ठीक है, मतलब नाइदर है तो नॉर ही कनेक्ट करोगे, तो क्या एक से अधिक नॉर कनेक्ट किए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन ये बना। तो मेरा आंसर बिल्कुल आसान सा है कि यस बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड अगर हम बात करें तो देखिए जब आप आइदर के साथ आर यूज करते हैं, आइदर के साथ आर यूज करते हैं, नाइदर के साथ आप क्या यूज करते हैं, नॉर यूज करते हैं। तो एक बात और याद रखनी है आपको कि इन दोनों में आपको क्या करना है, टर्म बैलेंस करके चलना है। यह भी हम देखेंगे टर्म बैलेंस का मतलब क्या होता है, टर्म बैलेंस कौन सी बला है वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अगला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आइदर के साथ आर यूज करते हो वैसे हम वेदर के साथ आर यूज करते हैं, वेदर के साथ आर। और इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको ऐसे देता है कि इफ़ के साथ और लगा करके देता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा पॉइंट लेकर के आगे चलता हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने क्या मतलब, एक्चुअल में पॉइंट समझ लिया हमने, क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर, तो कई सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अब आप इनके आंसर्स आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, क्वेश्चन नंबर 33 मैंने यहाँ पर लिखा पहला स्टेटमेंट, आइदर राहुल और his friends were coming today, एक ये स्टेटमेंट हो गया। एक स्टेटमेंट हमने लिखा 34, आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स वर कमिंग टुडे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमने लिखा आई हैव either contacted
you nor your wife। सेकेंड स्टेटमेंट है। इसके बाद बात करते हैं 35। मैंने कहा आइदर ऑफ द रूट्स लीड टू द स्टेशन। अगला है आपका वी शैल नॉट go to school if it rains or not। अगला स्टेटमेंट है देयर, या और अच्छा करते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा हैज़, हैव, नाइदर रितिका नॉर हर सिस्टर्स सपोर्टेड मी। अगला स्टेटमेंट 38 देयर comes either Rahul or his friends अगला स्टेटमेंट है आपका नेक्स्ट 39 नाइदर विनय और विजय सपोर्ट मी। अगला स्टेटमेंट है 40। यहाँ पर हमने एक और स्टेटमेंट लिखा। मैंने कहा दे आइदर विजिटेड द ताज और द रेड फोर्ट। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट हैं जिनके माध्यम से हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्ट आउट करना है। तो आइए देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं वन बाई वन। इनमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी आपको समझ आएंगी। ठीक, तो देखो पहले वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स वर कमिंग टुडे। अब मैंने जो पॉइंट आपको समझाया है वो ये केवल समझाया है कि इसमें और या नॉर कंजक्शन होता है। ठीक है, आइदर या नाइदर कंजक्शन नहीं होते। अब आपने केवल इतना देखा और, ठीक है, और अगर केवल और पर फोकस है आपका तो एक आपका सब्जेक्ट ये बन गया S1 और एक ये सब्जेक्ट बन गया S2। और आपने कहा था कि जब भी और या नॉर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो उनके साथ आप क्या करोगे, वर्ब हमेशा नीयरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो नीयरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर वाज या वर लगाना है तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार आएगा। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आइदर आर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब का यूज हम नीयरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सेकंड मैंने नहीं कहा, ये बात ध्यान देना, क्योंकि ये बात अभी रॉन्ग भी साबित हो जाएगी। तो यहाँ नोट डाल करके लिखें when two subjects are connected either dash or neither nor we use verb according to the nearest subject, according to the nearest subject है ना। कह रहा है जब दो सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं तो हम वर्ब का यूज
जो भी सब्जेक्ट पास में आया होता है उसके अनुसार करते हैं, जो भी पास में होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक। अब इस सेंटेंस में फ़िलहाल वापस आते हैं, जो सेंटेंस हम सॉल्व कर रहे थे। तो दो सब्जेक्ट, एक राहुल है, एक हिज फ्रेंड्स है। तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार किसने क्या लगा लिया, वर्ड लगा लिया। आ जाओ अगले वाले पे, आई हैव आइदर कॉन्टेक्टेड यू नॉर योर वाइफ। तो एक तो क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नॉर नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। दूसरा मैंने एक बात और बताई थी कि आपको क्या करना है, टर्म बैलेंस करना है। टर्म बैलेंस करने का मतलब जानते हो, जैसा टर्म आइदर के बाद वैसा टर्म और के बाद, जैसा टर्म नाइदर के बाद वैसा टर्म नॉर के बाद। तो अगर आइदर के बाद आपने सब्जेक्ट लगा रखा है तो आर के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, नाइदर के बाद सब्जेक्ट लगा रखा है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा रखा है आइदर के बाद तो और के बाद भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जो भी होगा वो सेम होगा। अब ज़रा इस वाले को ध्यान से देखिए, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, कॉन्टेक्टेड क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, है ना। अब आपने आइदर के बाद मेन वर्ब और यू क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, सही है। और यहाँ पर देखोगे तो योर वाइफ, ये भी क्या है आपका, वर्ब के बाद क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो। तो अगर आप दोनों को मैं यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो आइदर के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, जबकि और के बाद केवल और केवल ऑब्जेक्ट है। तो अब बैलेंस एक ही तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ पर हम वर्ब, एक वर्ब और लिख दें तो बैलेंस हो जाएगा, या फिर हम क्या करें, इस वर्ब को यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो आइदर यू और योर वाइफ ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आगे भी उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम इस वाले वर्ब को उठा करके यहाँ पर प्लेस्ड कर दें। तो आर करेक्ट आंसर, आई हैव कॉन्टेक्टेड आइदर यू और योर वाइफ। अब ये करेक्ट आंसर बन गया। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले वाले पे, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने, आइदर ऑफ द रूट्स लीड टू द स्टेशन। अब बच्चे करते हैं क्या, जो कंडीशन होती है दोनों को मिक्स कर लेते हैं। कौन सी दो कंडीशन को मिक्स कर लेते हैं, एक तो आइदर और वाली और एक आइदर ऑफ वाली, ठीक है। तो मिक्स नहीं करना है, ये बात समझिएगा। आइदर नाइदर का यूज आप डिटर्मिनर के तौर पर करते हो, उसके अलावा प्रोनाउन के तौर पर भी करते हो। तो अगर इस सेंटेंस में जब आप ऑफ लगा देते हो तो ये क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन होता है, तो ये बन गया आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब एक्चुअल सब्जेक्ट आपका कौन सा बन गया, आइदर, और आइदर के अनुसार आपने वर्ब लगा रखे लीड। तो यहाँ लीड नहीं आएगा, क्या आएगा, लीड्स आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हो, एस या ईएस का यूज करते हो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आइदर नाइदर एज अ प्रोनाउन जब आप यूज करते हो तो ये कैसे प्रोनाउन होते हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं। तो आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। वी शैल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स आर नॉट। हम स्कूल नहीं जाएंगे चाहे बारिश हो या ना हो, हम स्कूल नहीं जाएंगे चाहे बारिश हो या ना हो, है ना। अब आपने अगर देखो तो यहाँ पर आपने और लगा रखा है, लेकिन ये और इफ के साथ लगा रहे हो। और अभी हमने बात पढ़ी थी कि इफ के साथ और नहीं लगाते, हम किसके साथ और लगाते हैं, वेदर के साथ और लगाते हैं, वेदर के साथ और लगाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इफ के साथ और नहीं, वेदर के साथ और लगाते हैं। हैज हैव नाइदर रितिका नॉर हर सिस्टर सपोर्टेड मी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या कि हैज हैव इसने यहाँ पर लिख रखा है, वर्ब पहले लिख रखी है। नाइदर रितिका, पहला सब्जेक्ट रितिका हो गया, ठीक है। हर सिस्टर्स, ये S2 हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब किसके अनुसार लगाओगे, जो पास में होगा। देखो आर या नॉर में जो भी पास में होता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हो। तो फिलहाल यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे, तो ये रितिका के अनुसार आएगा, क्योंकि ये पास में है, ये पास में, तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या आ जाएगा, हैज। तो हैज नाइदर रितिका नॉर हर सिस्टर सपोर्टेड मी, ये करेक्ट आंसर बनेगा जा करके। तो होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। 37 क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका क्लियर। अब इसमें वो बच्चे फंस जाते हैं जिनने बढ़िया से रट्टा मार रखा है, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्ट है तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है। वो बात इस तरीके से वो इंटरप्रेट किए होते हैं, तो वो जगह जगह फंसते हैं फिर, ठीक। इसलिए कहते हैं एक्चुअल तरीका आपको पता होना चाहिए।
ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। जरा सेंटेंस सॉल्व करिए, सेंटेंस नंबर 38 में सॉल्व करके मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम। देखिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है देयर कम्स आइदर राहुल आर हिज फ्रेंड्स, है ना। अब फिर से आप फंसोगे इस चीज़ में। देखो कि यहाँ पर इसने आइदर लगा रखा है। पहला सब्जेक्ट हो गया राहुल, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स। वर्ब किसके अनुसार आएगी? आपने कहा जो वर्ब के नियरेस्ट होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो कम या कम्स आप लिख रहे हो ये किसके अनुसार लिख रहे हो? राहुल के अनुसार। तो राहुल के अनुसार क्या आ जाएगा? यहाँ पर कम्स आ जाएगा। अब ऐसे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। अगले वाले पे आओ। नीदर विनय नॉ और विजय सपोर्टेड मी। अब नाइदर के साथ तो आप क्या लगाते हो? नॉर लगाते हो। तो यहाँ पर तो आ जाएगा नॉर, ठीक है। अब पहला सब्जेक्ट हो गया विनय, सेकंड सब्जेक्ट हो गया आपका कौन सा? विजय, ठीक है। अब वर्ब किसके अनुसार आएगी? वर्ब पास वाले विजय के अनुसार। तो विजय के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा? सपोर्ट्स आ जाएगा। सिंपल सा है। 40 कह रहा दे आइदर विजिटेड द ताज और द रेड फोर्ट। अब एक बात बताइए, दे सब्जेक्ट है, आइदर के बाद आपने ये विजिटेड लिख रखा है, वर्ब है, और अब वर्ब के बाद लिख रहे हो द ताज, ऑब्जेक्ट है, आर के बाद द रेड फोर्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी बात देखो जरा, आइदर के साथ तो आपने और लगाया, वो तो सही है, लेकिन क्या टर्म बैलेंस है? आइदर के बाद आपने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, और के बाद केवल ऑब्जेक्ट लिखा है। तो बैलेंस करने के लिए या तो दोनों के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो या तो केवल ऑब्जेक्ट हो। तो फिर उस केस में इस तरीके क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो इस आइदर को उठा करके, विजिटेड को उठा करके आपको पहले लाना पड़ेगा। तो दे विजिटेड आइदर द ताज और द रेड फोर्ट, ये करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। चलो तो ये बात क्लियर हो गई। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, देखो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 40 के बाद लिखिएगा 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है? मैंने कहा आई हैव नॉट एनी कॉपी नॉर एनी बुक। ये एक स्टेटमेंट लिखा है, ना तो मेरे पास कोई कॉपी है और ना ही मेरे पास कोई बुक है, ठीक। अब होता क्या है, देखो जैसे आप नाइदर नॉर यूज करते हो वो बात सही है। नाइदर के साथ आप क्या लगाते हो? नॉर लगाते हो। नाइदर के साथ आप क्या लगाते हैं? नॉर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी निगेटिव वर्ड मिलते हैं, जैसे आपका नो मिलता है, नो मिलता है, नेवर मिलता है, नो मिलता है, नेवर मिलता है, नॉट मिलता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी निगेटिव है। इनके साथ आप क्या करोगे? इनके साथ आपको और लगाना है, इनके साथ आपको नॉर नहीं लगाना है, नहीं तो डबल निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो नाइदर के साथ नॉर, जबकि नो नेवर नॉट के साथ क्या लगाओगे आप? और। तो आई हैव नॉट एनी कॉपी, और यहाँ पर लिख रहा है और एनी बुक, ये नॉर एनी बुक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? और एनी बुक। ना तो मेरे पास कोई कॉपी है और ना ही मेरे पास कोई बुक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नो नेवर नॉट के साथ आर, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ आर, ठीक है। और एक चीज़ आपने और सीखी, उसको फिर से मैं यहाँ पर एलेबोरेट कर दे रहा हूँ। देखो आप आइदर और लिख रहे हो तो वो तो पता चल गया कि आपको वर्ब कैसे लगानी है। लेकिन जब आप नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ लिख रहे हो, है ना, तो इसमें जो वर्ब आती है इस केस में वो वर्ब सिंगुलर ही आती है, क्योंकि आइदर नाइदर एज अ प्रोनाउन बनेंगे और वो सब्जेक्ट के तरीके यूज कर लेते हो आप, है। तो इनमें हमेशा वर्ब सिंगुलर होगी, जबकि आइदर आर नाइदर नॉट लगा रहे होगे तो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को टैकल कर रहे होगे, ठीक। तो होपफुली ये बात भी समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए जो आपने कंजक्शन कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो डील कर रहे थे, ठीक है, इनमें से अब आपका और भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे एडवर्ब वाले टॉपिक में, ठीक है। एस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वाले हैं ये सभी होते हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं कुछ और आगे फर्दर क्वेश्चंस की तरफ और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ देखिए या इसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी को रिलेटिव कंजक्शंस की, है ना। तो एक काम करते हैं, अगली हेडिंग आपकी होगी को रिलेटिव कंजक्शंस, को रिलेटिव कंजक्शंस, को रिलेटिव कंजक्शंस।
ये क्या होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस? क्या होते हैं? दोज कंजक्शंस which are used in pair are called correlative conjunctions, correlative conjunctions are co-pair conjunctions। ऐसे कंजक्शंस जो पेयर के रूप में यूज किए जाते हैं उनको हम कोरिलेटिव या कोपेयर कंजक्शंस कहते हैं। जैसे आप जानते हो, ठीक है, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, आइदर के साथ आर का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज करते हैं। तो ये ऐसे पेयरिंग बनाने वाले कंजक्शन कोपेयर कंजक्शंस होते हैं। तो अब एक काम करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, फिर उन लिस्ट को पूरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो नहीं पढ़े होंगे उनके बारे में चर्चा हो जाएगी, जो पढ़े हैं उनके बारे में, ठीक है, चीज़ें अगर छूटी हैं तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो देखिएगा वन बाय वन। लेस्ट की पेयरिंग बनती है शुड के साथ, इल्स की पेयरिंग बनती है बट के साथ। अगला है एज सून एज, ठीक है। अगला इफ या व्हेन, इफ ऑब्लिक व्हेन। अगला है आपका सिंस एज बिकॉज के साथ कॉमा। अगला है आपका नेक्स्ट अनटिल अनलेस के साथ कॉमा। अगला है आपका बोथ के साथ एंड। नेक्स्ट बिटवीन के साथ एंड। अगला है आपका एज के साथ एज, सो के साथ एज, सो के साथ दैट, सच के साथ एज, दैट, टू के साथ टू, टू के साथ टू। इसके अलावा लिख सकते हैं यहाँ द सेम के साथ एज, दैट। अगला है आपका ER या मोर के साथ देन, ER मोर के साथ देन। अगला है प्रीफर एबल के साथ टू। अगला है आपका नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। अगला है नॉट के साथ बट। अगला है आपका डाउटफुल के साथ दैट या इफ, दैट या फिर इफ। नेक्स्ट है आपका IOR के साथ टू का यूज करते हैं। अगला है आपका हार्डली स्कॉर्सली के साथ व्हेन। अगला है आपका नो सूनर के साथ देन। ठीक है, चल। तो ये कुछ आपके पेयरिंग वाले हैं, हालांकि इनमें से अभी भी कुछ छूटे हुए हैं, तो वो जैसे याद आते जाएंगे वैसे हम करते जाएंगे उनको। तो फिलहाल एक एक करके डिस्कस करते हैं, बारी बारी से सबको कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आइए फिर पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है आपका कौन सा, लेस्ट।
ठीक है, इनमें से अगर अभी भी कुछ रिमेनिंग हैं तो उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अगला लिखिएगा नेक्स्ट लेस्ट। लेस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। LEST, लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ये इसका मीनिंग होता है। लेस का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, ठीक है। एक बात अगर आपको रटनी है तो आप रट लीजिए कि लेस के साथ हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। लेस के साथ शुड लगाते हैं, ठीक है। लेस के साथ कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके मीनिंग में निगेशन है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अच्छा, तो चलिए फिर स्टेटमेंट लिखते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लिया, सपोज दैट मैंने कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, यू मे नॉट फेल, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा है तो आप देखते ही एक आंसर तो बिल्कुल आपके मन में तुरंत क्लिक किया होगा कि सर यहाँ पर गलती है, क्या गलती है वो समझिए। कि वर्क हार्ड लिखा है, लेस्ट यू मे नॉट फेल, तो आपने कहा सर मे को हटा दीजिए, ठीक है, मे हटा दीजिए, मे की जगह पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, दूसरा नॉट को हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब इतनी बात आपको समझ में आई तो एक बात समझिए, मे को हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, शुड आ गया, और नॉट को ड्रॉप कर दिया। अब मैं एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट ये बन गया, क्या बन गया कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। अच्छा, एक मन में क्वेश्चन आएगा, क्यूरियोसिटी, ठीक है, वो ये कि सर शुड का ही यूज क्यों करते हैं। देखो, तो ये एक्चुअल में जब आप लेस्ट लगाते हो तो कहीं ना कहीं सजेशन का मीनिंग होता है, और सजेशन बताने वाले हमारे पास कौन सा मॉडल है, तो वो आपका मॉडल है शुड। दैट्स वाई हम इसके साथ शुड का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, इस बात को समझिएगा कि शुड लगाने के पीछे हमारा मोटिव क्या है। वो मोटिव ये है क्योंकि ये इनडायरेक्टली सजेशन बता रहा होता है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन आपके, होपफुली शायद 40 तक हो गए थे, जस्ट अ सेक, हाँ 41 तक हो गए थे। तो इसको उसी के आगे से नंबरिंग कर लेते हैं, 42 एंड 43 ये मान लिया। इसके बाद हम बात करते हैं 44। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, मैंने कहा वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, ठीक है, एक स्टेटमेंट। अब ये बताइए ज़रा इसके बारे में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि सर ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप चेक कर लोगे, वॉक केयरफुली लेस्ट लगा है, आपने कहा सर लेस्ट लगा है, और कैसी बात कर रहे हो आप, लेस्ट लगा है तो यहाँ शुड होना चाहिए, शुड है नहीं इसलिए रॉन्ग है, यही कहेंगे, ठीक है। लेकिन बंधु सब्र कर बंदे, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, एक बात समझना, क्योंकि जब आप लेस्ट लगाते हो, ठीक है, तो इसको विदाउट शुड भी लिख सकते हो। ये आपकी जो बुकिश नॉलेज है, जो नॉर्मली बेसिक बुक्स हैं, तो उनमें ये बात बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट तरीके से लिखी है कि नहीं, शुड लगाना ही लगाना है। क्या कंपल्सन है? इज इट कंपल्सन? ये कंपल्सन है, ज़रूरी है कि हम लेस्ट लगाए, मतलब शुड हमारे लिए कंपलसरी है, ये कंपल्सन नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक चीज़ समझिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ये भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो ये बात ध्यान देना है कि हम में से ज़्यादातर बच्चे ये बात रटते हैं कि लेस्ट के साथ शुड होना ही चाहिए, लेकिन जब आप अच्छे नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि लेस्ट को विदाउट शुड यूज किया गया है।
फिर आप परेशान हो गए। तो आपको वो चीज़ पढ़नी है कि जो आपके पूरे डाउट को क्लियर करे, ना कि सिंगल डाउट को, है ना, कि एक जगह केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली बाकी बनी है तो बनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये दोनों बातें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो पहला वाला तो आपका क्लियर हो गया, कौन सा, ये वाला क्लियर हो गया आपका लेस्ट, इसकी हम लोगों ने कर ली चर्चा। अब आते हैं इसके बारे में, इल्स के बारे में। तो देखो जरा इल्स के बारे में बात करते हैं। इल्स के साथ आप क्या करते हो, अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो इल्स के साथ आप क्या लगाते हो, इल्स के साथ लगाते हो आप बट, है ना। चलिए स्टेटमेंट लिखें तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। स्टेटमेंट नंबर 46 है। मैंने कहा इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ नथिंग एल्स देन हर एरोगेंस, देन हर एरोगेंस। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका घमंड है, ठीक है। तो इल्स के साथ जो पेयरिंग बनती है वो पेयरिंग बनती है किसकी, बट की, है ना। और आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, आपने यहाँ पर लगा रखा है देन, जो कि गलत है। तो यहाँ पर बट, यहाँ पर देन को हटाइए, इसकी जगह बट लगाइए। इट इज़ नथिंग एल्स बट हर एरोगेंस, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका एरोगेंस है, अभिमान है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। तो इल्स के साथ आपको याद रखना है बट, ठीक है। तो दूसरा पेयरिंग भी आपकी क्लियर हो गई यहाँ से, कौन सी, ये वाली, इल्स वाली। अब हम चलते हैं एज सून एज। देखिए इसके साथ अगर हम बात करें तो एक बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद अगला पेयरिंग की अगर हम बात करें तो वो आता है एज सून एज, एज सून एज, ठीक है। पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं तो थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा कि एक्चुअल में है क्या। 47 मैंने कहा एज सून एज ही सा अ स्नैक, ही सा अ स्नैक, स्नैक देन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे। एज सून एज ही सा अ स्नैक देन ही रैन अवे, है ना। ये एक स्टेटमेंट लिखा है। 48 इसके बाद हमने लिखा नो सूनर ही हैड रीच्ड देयर व्हेन इट हैपेंड, ये लिखा है। अब देखो एक बात समझिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, अगर ध्यान से देखोगे दोनों स्टेटमेंट को तो आसानी से कर पाओगे। एज सुन एज, एक बात बताओ, आपने आगे देन लगाया, देन आप कब लगाते हो, ये जो देन है ये कब लगाते हो, जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तब आप देन लगाते हो। देन एक्चुअल में कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना। तो एक बात बताओ जरा, सून, अगर आप सून लिखोगे तब इसके साथ देन लगाओगे, या फिर आप सूनर लिखोगे तब इसके साथ देन लगाओगे, तो आपका सिंपल सा लॉजिक आएगा कि सर जब हम सूनर लिखेंगे, क्योंकि देन तब आता है जब ER या मोर आप यूज कर रहे होते हो, उसके साथ हम देन का यूज कर रहे होते हैं। ER या मोर के साथ हम देन का यूज कर रहे होते हैं। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो एक बात समझ में आएगी कि एज सून एज लिखा है, इसलिए यहाँ पर देन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। देन तो कंपैरेटिव के साथ यूज होगा, कंपैरेटिव के साथ यूज होगा तो यहाँ पर देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि एज सून एज के साथ आप डायरेक्ट सेपरेटर लगा करके काम चला लीजिए, देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सून पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के साथ आप देन नहीं लगाते हो। जबकि इस स्टेटमेंट में बात करें तो यहाँ पर इसने सूनर लगा रखा है, सूनर लगा रखा है, ER वाला टर्म, तो आप देन पीछे पढ़ भी चुके हो इस बात को, और ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन में एक होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा इन्वर्जन भी आपने पढ़ा था कि इसके तुरंत बाद पहले हैड आएगा, फिर आप लिखोगे इस सेंटेंस को। तो नो सूनर हैड ही रीच देयर, ठीक है, देन इट हैपेंड, ठीक, जैसे वो वहाँ पहुँचा ऐसा घटित हुआ, ठीक। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको, नो सूनर वाला टर्म और एज सून एज वाला टर्म। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है, इसके अलावा कौन सी पेयरिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया एज सून एज वाला। इफ़ और व्हेन, इसके बाद सिंस एज बिकॉज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद अनटिल और अनलेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोनों बातें एक साथ डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो
जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैंने कहा एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 49, क्वेश्चन नंबर है 49। मैंने कहा एक स्टेटमेंट है, इफ ही कम्स ऑन टाइम, इफ ही कम्स ऑन टाइम then I shall meet him, I shall meet him। तो ये स्टेटमेंट लिखा है। पहले तो ये बताइएगा देन और देन में अंतर क्या होता है, THAN और THEN में क्या अंतर होता है, THAN और THEN में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है कि एक में आपने ए का यूज किया है, एक में आपने ई का यूज किया है, यही तो डिफरेंस है दोनों में है देखो ये क्या कह रहा है, इफ़ ही कम्स ऑन टाइम, यदि वह समय पर आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये जो देन लिखा है ये गलत है, ये कोई कनेक्टर तो है नहीं जो कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आप इफ़ और व्हेन से क्लॉजेज लिखते हैं, इफ़ और व्हेन से क्लॉजेज लिखते हैं, तो इनके साथ डायरेक्ट सेपरेटर यूज किया करिए, वहाँ पर देन का यूज ना किया करिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिखा हमने, मैंने कहा व्हेन ही मीट्स मी then I shall surprise him, I shall surprise him। जब वह मुझसे मिलेगा तो मैं उसको सरप्राइज करूँगा, जब वह मुझसे मिलेगा तो मैं उसको सरप्राइज करूँगा, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो एक बात और समझ आएगी, वो बात ये समझ में आएगी कि यहाँ पर व्हेन से बना हुआ है, तो ये देन फिर से गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, सेपरेटर आएगा। तो व्हेन ही मीट्स मी कॉमा आई शैल सपोर्ट हिम, वो आई शैल सरप्राइज हिम। तो इफ़ और व्हेन क्लॉजेस के साथ आपको सेपरेटर का यूज करना है, ना कि वहाँ पर देन का यूज करना है। तो दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद, देखो सेम कहानी ये अगले वाले स्टेप में भी अप्लाई होगी जब आप बात करोगे किसकी, अनटिल और अनलेस की। तो अगला जो स्टेप है वो है आपका कौन सा, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, यू नो वेरी वेल। दोनों के दोनों जो हैं ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। अब पहली बात तो ये है कि जो काम आप इफ और व्हेन वाले क्लॉज के साथ कर रहे हो वही अनटिल और अनलेस के साथ भी करना है, क्योंकि वो भी कंडीशनल सेंटेंस बना रहा होगा, है। तो एक तो क्वेश्चन वही बन जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि आप ये बात जानते हो कि अनटिल जो होता है ये टाइम को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, कंडीशन को कम, है ना। तो इसमें कंडीशन जो होती है वो नेग्लेजिबल हो जाती है और टाइम हाईलाइटेड हो जाता है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर कंडीशन हाईलाइटेड होती है जबकि टाइम कैसा हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है। टाइम कैसा हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है। तो कंडीशन, तो ये बात ध्यान देनी है कि अगर आप परसेंटेज किसका ज़्यादा है, कंडीशन का परसेंटेज ज़्यादा है तो अनलेस की तरफ जाइए, टाइम का परसेंटेज ज़्यादा है तो कंडीशन अनटिल के साथ जाइए आप, है। तो अब एक काम करते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, उससे थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। और दूसरी सेकंड बात ये है कि अनटिल और अनलेस दोनों जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं, यू नो वेरी वेल। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो इनके साथ नॉट भी नहीं लगाओगे आप, है। तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन से लिखता हूँ, उसके बाद उनको एरर फ्री करने की कोशिश करेंगे। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्ट आउट करनी है, ठीक है। तो देखो जैसे पहले एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 51 पिछले वाले से है जो पीछे आपने पढ़ा था। इफ़ ही विल वर्क हार्ड देन ही विल पास, ठीक है। अब आपको एरर फ्री करने हैं जितने सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने कहा until unless he does not work hard then he will not
देन ही विल नॉट पास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 52 के बाद 53। यहाँ पर हमने लिखा until unless he does not come, comma we shall not go। एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है 54 until unless you give your 100% effort, your 100% effort, 100% efforts, you will not pass, you will not pass। अगला स्टेटमेंट है 55 until unless the train does not get the signal, it will not be started, अगला है एक और 56। मैंने कहा until unless you work hard, you will pass the exam, एक आखिरी सेंटेंस और लिख लेते हैं, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। मैंने कहा until unless he will not come back, we shall go। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पर until unless से रिलेटेड पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, एक एक जो भी सेंटेंस है उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है, वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। देखो एक काम करते हैं, पहले समझिएगा पहले वाले पे, इफ़ ही विल वर्क हार्ड देन ही विल पास। ठीक है, ही विल वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास होगा, यहाँ पर देन होगा वैसे, तो ये देन तो गलत हो गया, यहाँ सेपरेटर आ जाएगा। दूसरी बात एक और कि आपने ये बात कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ रखी थी कि इफ़ के साथ आपने यहाँ पर विल लगाया है, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वर्क्स हार्ड, तो विल वर्क हटेगा, उसकी जगह वर्क्स आ जाएगा। होपफुली ये बात आपने कंडीशनल में अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इफ़ क्लॉज के साथ, व्हेन क्लॉज के साथ या अनटिल अनलेस क्लॉज के साथ आपको फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता वो मैंने व्यवस्थित करके समझाया था। दूसरे वाले पे आओ, 52 वाले पे, अनटिल अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता, देन ही विल नॉट पास। एक तो देन गलत हो गया, इसकी जगह कॉमा आएगा, सेपरेटर आएगा, सेपरेटर यूज कर लीजिए। ठीक है, एक बात ये हो। दूसरी बात एक और कि अनटिल आएगा, अनलेस आएगा, तो जब तक कठिन परिश्रम नहीं करता, इसका मतलब ये कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है, टाइम की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। इसका इंडिकेशन है कंडीशन की तरफ इंडिकेशन है, तो आप अनटिल को हटाइए, अनलेस को सेलेक्ट कीजिए। एक बात ये होगी। दूसरी बात एक और कि ही डज नॉट वर्क, जब देखो एक चीज़ और, निगेटिव है अनटिल अनलेस, ये बात सही है, लेकिन जो क्लॉज इसके साथ लिखोगे उसमें निगेशन का मीनिंग आएगा, दूसरी वाली क्लॉज में निगेशन का मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो इसके साथ वाली क्लॉज में नॉट नहीं आना चाहिए, दूसरी वाली क्लॉज में है तो ठीक है, वहाँ तो मान लो चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें ध्यान देना है। इस बार जो क्लॉज अनटिल अनलेस के साथ लिखी है, इस बात को देखो, मैं इस तरीके से कहता हूँ, अलग से मैं समझा दे रहा हूँ इस बात को कि आपने कोई क्लॉज लिखी है अनटिल और अनलेस के साथ वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट,
ये वाला स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट ये होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये होगा, एक स्टेटमेंट ये होगा, ठीक है। अब एक बात समझना कि जब आप अनटिल और अनलेस के साथ वाला स्टेटमेंट लिख रहे हो तो इसके साथ नॉट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बस इतनी सी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पे अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये वाला क्लियर कर लो, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी कि इसके साथ वाले में नॉट नहीं आना चाहिए। जब इसके साथ वाले में नॉट नहीं आएगा तो ये बात समझ में आ गई कि ये डज नॉट हट जाएगा, और नॉट हटेगा तो डज भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, चूँकि ही सिंगुलर है तो वर्क्स का यूज करोगे। तो करेक्ट आंसर, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं अगले वाले। अनटिल अनलेस ही डज नॉट कम वी शैल नॉट गो, जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ टाइम है या कंडीशन है, तो सर टाइम है, ये क्या है, टाइम है। यहाँ पर बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, बात टाइम की कर रहे हैं। जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, अनटिल को सेलेक्ट करेंगे, अनलेस को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात समझो, ठीक है, निगेटिव वर्ड वाली, तो यहाँ पर इसने डज नॉट लगा रखा है, ठीक, तो इसके साथ वाले स्टेटमेंट में तो लगा नहीं पाओगे, तो यहाँ पर कम की जगह क्या आ जाएगा, कम्स, बिकॉज ही कैसा है, सिंगुलर है, ठीक। देन कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रॉब्लम से। अगले वाले पे आइए, नेक्स्ट। अनटिल अनलेस यू गिव योर 100% एफर्ट्स यू विल नॉट पास, जब तक तुम अपने 100% एफर्ट नहीं डालते हो तुम पास नहीं होगे, ये कहना चाह रहा है। तो ये इनडायरेक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है। ये इसका इंडिकेशन है किसकी तरफ, कंडीशन की तरफ, ठीक है। तो अनटिल अनलेस यू गिव योर 100% एफर्ट्स यू विल नॉट पास, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, तो प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन है, कंडीशन है तो अनलेस आएगा, अनटिल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात एक और समझो कि यहाँ पर नॉट तो लगाया नहीं इसने, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखो देन भी नहीं लगा, ये भी सही है। अच्छा यहाँ वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। 54 55 में आओ। अनटिल अनलेस द ट्रेन डज नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट बी स्टार्टेड, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा वो स्टार्ट नहीं होगी, वो चलेगी नहीं, है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली ये टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब ये टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, अनटिल को सेलेक्ट करोगे, अनलेस को नहीं सेलेक्ट करोगे, ये हट गया, ठीक। अच्छा डज नॉट नहीं आएगा, ये गलत हो गया, तो डज नॉट गेट नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा गेट्स, डज नॉट गेट की जगह गेट्स, क्योंकि ट्रेन कैसा है, सिंगुलर। अच्छा इट विल नॉट बी स्टार्टेड, बाकी सही हो गया। अब प्रॉब्लम आती है आगे, अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास द एग्जाम। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कंडीशन है, पहली बात तो ये देखो, पहले तो आप तुरंत जब भी अनटिल अनलेस लगाया करें तो आप तुरंत चेक कर लिया करो कंडीशन है या टाइम है, तो जैसे आप चेक कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तब यहाँ पर अनटिल हटा, अनलेस आ गया, इसके साथ नॉट नहीं है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो कि यू विल पास द एग्जाम, आपको लगेगा सेंटेंस तो सही है, क्या दिक्कत है, लेकिन सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है, जरा ये बात समझना। यहाँ पर कह रहा है जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम पास नहीं होगे, यहाँ पर नॉट मैंडेटरी है। देखो जरा एक बात समझना, यहाँ पर या तो आप बाद वाले पे देखो, ये जो हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है, या तो बाद वाले पे आप नॉट लगा लो, या तो आप बाद वाले पे क्या करो, नॉट लगा लो, है ना, तो सही हो जाएगा। या फिर आप एक दूसरा काम कर सकते हो, नॉट लगा लो तो सही हो जाएगा, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि या तो कोई अपोजिट वर्ड आप यूज कर लो, अपोजिट वर्ड आप यूज कर लो तो भी वो काम मीनिंग वही दे देगा, है ना। जैसे इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, ठीक है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम पास नहीं होगे, नॉट लगा करके सही कर लिया। या तो इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कैसे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल फेल, मान लो ये लिख दिया। जैसे ऊपर लिख रहा था पास द एग्जाम, तो इस बार इसने पास द एग्जाम नहीं लिखा, इस बार इसने लिख लिया यू विल फेल।
अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। द मीनिंग अल्टीमेटली वही आएगा। तो दोनों बातें तुम्हें ध्यान देनी है कि बाद वाले स्टेटमेंट में नॉट हो भी सकता है, नॉट नहीं भी हो सकता है। अगर अपोजिट वर्ड लगा रहे हो तो नॉट की ज़रूरत नहीं है, और अगर अपोजिट वर्ड लगा रहे हो तो फिर नॉट की ज़रूरत नहीं है। अपोजिट वर्ड नहीं लगा रहे हो तो फिर नॉट मैंडेटरी है ना। तो ये दोनों बातें ध्यान दीजिएगा। एक स्टेटमेंट और लिखा हमने, अनटिल अनलेस ही विल नॉट कम बैक, है ना। अब ये क्या कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वी शैल गो, कह रहा है जब तक वह नहीं आएगा, जब तक वह नहीं आएगा। टाइम की बात कर रहा है, पहली बात तो ये। और जैसे टाइम की बात कर रहा है तो हमने सेलेक्ट कर लिया अनटिल, अनलेस हट गया, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है ही विल नॉट कम। अब नॉट ये गलत हो गया। दूसरा एक बात और समझो, अनटिल अनलेस वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस भी नहीं लगाते हो, तो एक तो वो फ्यूचर टेंस भी तुम्हारा गलत हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनटिल अनलेस मतलब अनटिल ही कम्स, ये आ जाएगा कम्स बैक। वी शैल, और यहाँ पर भी गलती है, यहाँ पर क्या आएगा, नॉट आएगा। वी शैल नॉट गो, कह रहा अनटिल ही कम्स बैक कॉमा वी शैल नॉट गो, ये बन जाएगा। तो 57 भी क्लियर हो गया। होपफुली ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से अनटिल और अनलेस वाला भी पॉइंट आपको लॉजिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी पिछले वाले सेशन में नहीं कंप्लीट कराई मैंने, इस वाले में कर लेते हैं हम लोग। तो एक फ्रेजल वर्ब है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट में अगर आप काम करते जाओगे तो ये आपको बड़ा रिवार्ड देगा। देखो, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने गिव के बारे में किया था, आज हम गो के बारे में करने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइए बस आराम से, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब के नोट्स बनाते चलिएगा, तो ये हेल्प करेंगे आपको काफ़ी। देखिए, गो के साथ हम यूज करते हैं अबाउट का। गो अबाउट, एक ये बनता है। गो के साथ यूज करते हैं अबाउट का। गो अबाउट का मतलब क्या होता है, पहले समझिएगा। गो अबाउट मतलब होता है टू स्टार्ट, किसी चीज़ की शुरुआत करना। गो अबाउट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग। वी आर गोइंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, है ना। हम इस प्रोजेक्ट की क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। एक बात ये कह सकते हो। दूसरी बात एक और समझना, अबाउट दो केस में एक्चुअल में यूज होता है। देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा मीनिंग एक और आता है यहाँ पर, वो आता है कि टू मूव हियर एंड देयर, इधर उधर घूमना, टू वेंडर कह सकते हो आप, है। तो ये दोनों मीनिंग इसके बनते हैं अबाउट के। तो अबाउट का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, है ना। और टू मूव हियर एंड देयर, एक ये मीनिंग ये बन जाता है, टू मूव हियर एंड देयर। तो दो, पहले तो अबाउट लगने से दो मीनिंग बन जाएंगे इसके। इसके बाद आता है गो ऑन, ठीक है। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना किसी चीज़ को। प्लीज कीप गोइंग ऑन, ठीक है, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज़ को जारी रखना, ठीक है। जैसे एक आता है गो फॉर का मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना। गो फॉर का मीनिंग होता है अटैक। मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो बड़े आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। जैसे एक आता है गो डाउन का मतलब होता है रिमेंबर। जब आप गो डाउन में जाते हो, है ना, गो डाउन मतलब गोदाम में जाते हो, जिसको आप गो डाउन बोलते हो, है ना। तो आप याद करते हो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो गो डाउन मतलब रिमेंबर, याद करना। गो डाउन, है ना, रिमेंबर। गो ओवर, जैसे एक ये आता है गो ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना, परीक्षण करना किसी चीज़ का। गो ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना, परीक्षण करना किसी चीज़ का। जैसे गो इनटू, इन्वेस्टिगेट, जैसे पुलिस आर गोइंग इनटू दिस मैटर, तो ये क्या होता है, ये होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। द पुलिस आर गोइंग इनटू दिस मैटर, दिस केस, है ना। तो वो हो जाएगा गो इनटू। जैसे एक आता है गो थ्रू का मतलब क्या होता है, बियर, बर्दाश्त करना, सहना, जिसको आप बोलते हो बर्दाश्त करना, बियर करना। गो थ्रू का मतलब होता है बियर करना, बियर करने का मतलब बर्दाश्त करना, है ना।
गो थ्रू मतलब होता है बियर करना, बियर करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जैसे गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब वैसे भी जानते हो अपोजिट होता है, विरुद्ध होता है ना। तो किसी के खिलाफ जाना मतलब किसी को अपोज करना। गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट का मतलब हो गया टू अपोज, अपोज समबडी, किसी का विरोध करना, ठीक है। गो इन फॉर, किसी के समर्थन में आ जाना, वो होता है गो इन फॉर, है ना। तो इस तरीके से ये गो से रिलेटेड प्रपोजिशन आपके बनते हैं, ठीक है। जैसे अगेंस्ट वाला है वैसे अहेड वाला आप यूज कर सकते हो, गो अहेड, गो अहेड, इसका मतलब टू प्रोसीड, आगे बढ़ना, टू प्रोसीड, है ना, ये कह सकते हो। तो ये गो से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब है। चलिए तो ये याद कर लीजिएगा आसानी से। चलो ओके, तो एक काम करते हैं, अब इसको, इस क्लास को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट टाइम पर फिर कोई नए फ्रेजल वर्ब के साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे और एक एक करके आप डिस्कस करते जाइए, सारे क्लियर होते जाएंगे। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ सारे को, बस ध्यान से देखते जाइए आप। पहला क्या था, गो अबाउट, गो अबाउट के वैसे दो मीनिंग है, एक स्टार्ट है और एक टू मूव हियर एंड देयर। गो ऑन कंटिन्यू है, गो फॉर अटैक है, गो डाउन रिमेंबर याद करना, गो ओवर एग्जामिन करना, किसी चीज़ का परीक्षण करना, गो इनटू इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। गो थ्रू बियर करना, गो थ्रू बियर करना, गो अगेंस्ट किसी के विरुद्ध जाना, अपोज करना किसी का, गो अहेड प्रोसीड करना, जारी रखना, है ना। चलिए तो ये कुछ हमारे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इन्हीं से रिलेटेड आपको कोई स्टेटमेंट दे करके इन्हीं में से 4 ऑप्शन उठा करके रख देगा, तो आप आसानी से अगर मीनिंग क्लियर है तो बना पाएंगे, ठीक। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे फिर कंजक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, फिर डिस्कशन करेंगे आगे। तो आज के सेशन के लिए फ़िलहाल बंधु इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।